नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं सीएमए सुमित रस्तोगी आपका स्वागत करता हूं सुमित रस्तोगी क्लासेस में, जहां आज मैं पेपर नंबर 9 इसमें 30 नंबर का जो पेपर है वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। इसमें पहली यूनिट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, दूसरी यूनिट है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और तीसरा आपके पास है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। ये 3 चैप्टर जिसका नाम है स्टडी नोट नंबर 8, स्टडी नोट नंबर 9 और स्टडी नोट नंबर 10 मिलाकर है 30 नंबर के। तो आज की क्लास में जो मैं स्टडी नोट नंबर 8 जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन वो शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेटेजी। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? जल्दी से बताइए, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजी का मतलब है कि कोई भी उद्देश्य जो आपने सोच के रखा हुआ है उसे पूरा करने के लिए जो आप योजना बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजी। जैसे आपके सामने एक इमेज लगी हुई है चेस की, शतरंज की, जिसमें 2 टीम है, टीम ए और टीम बी। टीम ए और टीम बी में हर टीम यही चाहती है कि मैं जल्दी से जल्दी जीत जाऊं। जल्दी से जल्दी जीतने के लिए आपको सामने वाली टीम के दांव पेचों को समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि सामने वाला यदि एक चाल चलेगा तो उसकी चाल को खराब करने के लिए, बेकार करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए हमें एक ऐसी चाल चलनी पड़ेगी ताकि वो जल्दी से जल्दी गलत डिसीजन लेके दूसरी चाल चले और हम उसका फायदा उठा के राजा को मार दें। ठीक उसी तरीके से यदि 2 कंट्री के बीच में वार हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है, तो एक कंट्री चाहती है दूसरी कंट्री को मैं जल्दी से हरा सकूं और कब्जा कर सकूं उस कंट्री पे कम नुकसान के बाद। कम नुकसान का मतलब है जब आप 2 कंट्री के बीच में झगड़ा होगा तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज, अपना पैसा, अपने औजार, अपने यंत्र, अपने टूल्स, सारी चीजें यूज करनी पड़ेगी जितनी भी युद्ध के अंदर यूज होती हैं चीजें। तो वो कहीं ना कहीं जब आप दूसरी कंट्री पे फेंकोगे गोला, बम, बारूद, जो भी चीजें, जो भी आपके सैनिक जाएंगे, जो भी बंदूक यूज होगी, जो भी उसमें गोलियां यूज होंगी, कहीं ना कहीं आपका पैसा क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे में आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जहां पर ये चीजें कम से कम लगे और सामने वाली कंट्री जल्दी से आपसे हार जाए। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजी। इसी तरीके से यदि मान लीजिए क्रिकेट का गेम चल रहा है और उसमें मान लीजिए आप आरसीबी, ठीक है जी, जिसके कैप्टन हैं कौन, विराट कोहली। आज की डेट में शायद वो चेंज हो चुके हैं, दूसरे कोई पर्सन आ गए। तो हो सकता है विराट कोहली ने एक स्ट्रेटेजी बना रखी हो कि जिस टीम के साथ में, मुंबई इंडियन के साथ यदि हमारा मैच हो रहा है तो इसे जल्दी से जल्दी हमें आउट करना है। मतलब 20 ओवर में हम चाहते हैं कि ये 15 ओवर में आउट हो जाए, ऑल आउट हो जाए और इनका स्कोर 100 के आसपास ही बने, उससे ज्यादा ना बने। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो सामने वाली टीम है वो जब बैटिंग करने आ रही है तो उनका बैटिंग ऑर्डर कौन है, कौन सा पर्सन पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है, कौन सा तीसरे नंबर पे आ रहा है, कौन सा चौथे पे आ रहा है। उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि किस बैट्समैन के लिए हमारे कौन सा बॉलर सुटेबल है। ऐसा नहीं है कि यदि बैट्समैन बहुत बढ़िया खेलता है और उसके लिए हम लल्लू पंजू वाला बॉलर लगा दें तो हो सकता है कि हमारी बैंड बच जाए। तो हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि जब बॉलर बॉलिंग करेगा तो किस साइड पे ज्यादा फील्डर होने चाहिए, किस साइड पे फील्डर कम होने चाहिए, कौन सी साइड पे हमें किस तरीके की बॉल करनी है, हमें लूज बॉल करनी है या फास्ट बॉल करनी है या स्पिन बॉल करनी है। ये सारी हमें स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी ताकि हम अपने सामने वाली टीम को जल्दी से कम स्कोर पे आउट कर सकें। तो अब स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन क्या वो समझ लेते हैं आपके लिए। सबसे पहले स्ट्रेटेजी मीन्स टू मेक अ प्लान ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल। मतलब आप अपने स्पेसिफिक गोल को पूरा करने के लिए जो प्लान बनाते हैं, जो योजना बनाते हैं, उस योजना को हम कहते हैं स्ट्रेटेजी। और खास बात क्या होती है एक स्ट्रेटेजी में, जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसमें 3 बातें जरूर होनी चाहिए। पहली बात, नॉलेज ऑफ गोल। जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो स्ट्रेटेजी किसके लिए बना रहे हैं, किस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। दूसरा, उस स्ट्रेटेजी को बनाते टाइम जो भी अनसर्टेन इवेंट्स होंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें होगी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसके अंदर अनसर्टेन पॉइंट्स को भी कवर किया जाए। दूसरा, स्ट्रेटेजी जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो उसका फर्क दूसरों पे जरूर पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स पे पड़ेगा, लीगल अथॉरिटीज पे पड़ेगा, सरकार पे पड़ेगा, आपके कस्टमर्स पे पड़ेगा। तो किस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या वो इंपैक्ट हमारे लिए फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा, उसका हमें सोच के स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी। मतलब जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो स्ट्रेटेजी में क्या क्या फीचर्स हैं। पहला, स्ट्रेटेजी शुड बी डील्स विद फोरसाइट ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स। मतलब जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी अनसर्टेन इवेंट्स हैं, जो स्ट्रेटेजी जब बनाएंगे तो आप जब बिजनेस करेंगे तो उस बिजनेस में कौन कौन से ऐसी अनसर्टेनिटीज हैं जो आ सकती हैं उसके बारे में पहले से ही सोच के रखें, ताकि जब वो पॉइंट आपके सामने आए तो आप उसका सॉल्यूशन कर सकें।
स्ट्रेटेजी शुड बी डील्स विद लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। स्ट्रेटेजी ऐसी बनी कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी बना रहे वो स्ट्रेटेजी 1-1.5 महीने 2 महीने के लिए ना हो, लंबे समय के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करे। स्ट्रेटेजी शुड बी क्रिएटेड टू नो द बिहेवियर ऑफ कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर। स्ट्रेटेजी बनाते टाइम स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जो आपके कस्टमर के, आपके कॉम्पिटिटर के बिहेवियर को भी समझ सके कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं, हम किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर को हरा सकते हैं, कस्टमर किस तरीके से हमारे साथ जुड़ेंगे, कैसे हमारे बिजनेस की सेल बढ़ेगी, कैसे हम अपने कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे। इन स्ट्रेटेजी अ वेल डिफाइंड रोड मैप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन। मतलब जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाइए कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपना जो रोड मैप है वो बहुत अच्छी तरीके से वेल डिफाइन करे, मतलब दर्शाए, बताए आपको। मतलब कि यदि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल के मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम, तो हर लेवल के मैनेजमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मैनेजमेंट कौन सा डिसीजन लेगा, क्या उसकी ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है जी, ताकि आपस में कोई भी डिपार्टमेंट एक दूसरे से ना लड़े। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो और जो हमारे राइवल्स हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स कंपनीज हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी। एक स्ट्रेटेजी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। टू कंसर्न विद लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, लंबे डायरेक्शन के सोच विचार करके बनानी चाहिए। टू ब्रिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, बहुत अच्छा पॉइंट है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है, पहले तो उसको समझ लेते हैं। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब है जब हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं तो हम ही नहीं बेच रहे, हमारे साथ साथ दूसरी कंपनी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कॉम्पिटिटर्स भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यदि वो प्रोडक्ट 1 लीटर, मान लो कोई सामान लिक्विड फॉर्म में है और वो 1 लीटर 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो हम वही सामान, वही सेम क्वालिटी 1 लीटर की 100 रुपए की जगह 95 रुपए में दें, तो कस्टमर किससे खरीदेगा, हमसे खरीदेगा। आप मान लीजिए अमेजोन से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और आपको एक सफोला का 1 लीटर तेल खरीदना है, एक सेलर उसे 100 रुपए में दे रहा है, दूसरा सेलर 95 में दे रहा है, बताइए आप किससे खरीदना पसंद करेंगे। तो ऑब्वियस है आप 95 वाले सेलर से परचेज करना खरीदेंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ, 5 रुपए सस्ता देने की वजह से उसने आपका ऑर्डर छीन लिया। यदि वो भी 100 में देता और दूसरा भी 100 में देता, आप किसी से भी खरीद सकते थे। हो सकता है पहले वाले से खरीदते, हो सकता है दूसरे वाले से खरीद सकते, तो दूसरे वाले की सेल होगी नहीं होगी ये पता नहीं है। लेकिन जैसे उसने 100 की जगह 95 कर दिया, 98 कर दिया, 99 कर दिया, 97 कर दिया, ऑब्वियस है 1-2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए जो भी अमाउंट होगा, कहने के लिए बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन आप 2 रुपए के लिए भी सोचेंगे। तो इसे हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब है कि जो सेलर हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रदान कर रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है। अब एक्स्ट्रा बेनिफिट बहुत तरीके के होते हैं। एक एग्जांपल तो मैंने आपके सामने लिया कि 100 वाला सामान हमें 95 में मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सेलर कहता है भाई आपको देने तो 100 रुपए ही पड़ेंगे, बट मैं आपको 100 रुपए के साथ में एक बिस्कुट का पैकेट पार्ले जी का फ्री दूंगा जो 5 रुपए का आता है। मतलब आपको पहले वाले सेलर को भी 100 रुपए देने, मुझे भी 100 रुपए देने, दोनों आपको 1-1 लीटर सफोला गोल्ड ऑयल प्रोवाइड करेगा। बट पहले वाला सिर्फ आपको ऑयल प्रोवाइड करेगा, दूसरा वाला क्या देगा, ऑयल तो देगा, साथ में आपको एक बिस्कुट का पैकेट भी फ्री देगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम किससे खरीदना पसंद करेंगे, जो हमें सामान फ्री में देगा। कोई भी एक्स्ट्रा जब हमें कोई चीज मिलती है सेम प्राइस पे, तो हम उसे कहते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनानी चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का बेनिफिट लोगों को दिखाई दे, ताकि उन्हें लगे कस्टमर को यार इस कंपनी के साथ जुड़ेंगे तो हमें बहुत फायदा है। नेक्स्ट पॉइंट, टू कंसर्न विद द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। मतलब आप अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे बनाइए कि जितनी भी आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं वो सारी के सारी उससे संबंधित होनी चाहिए। बिजनेस के सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं, एक्टिविटीज हैं, वो कंसर्न होनी चाहिए। टू मैच द रिसोर्सेज विद एक्टिविटी, जो भी आपकी एक्टिविटीज है, चाहे वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है या आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, बिजनेस एक्टिविटी है, उन सभी एक्टिविटीज में जो भी रिसोर्सेज यूज होने हैं वो एक्टिविटी के साथ मैच होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि किसी एक्टिविटी को पूरा करने में हमने खर्चा 5 लाख सोचा था, लगा दिया हमने 50 लाख रुपए या 25 लाख या 35 लाख रुपए, तो वो मैच नहीं हुआ ना। होना चाहिए 5 लाख, ज्यादा 5 की जगह 5.5-6 लाख रुपए कर लो तो समझ भी आता है। लेकिन यदि एक लिमिट से ज्यादा खर्चा कर दोगे कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है मे बी रिक्वायर्ड मेजर रिसोर्सेज चेंजेस। जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हो सकता है कि जो रिसोर्सेज आपके यहाँ यूज हो रहे थे उनमें मेजर चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर कोयले का यूज ज्यादा होता था, कोयला आपका एक रिसोर्स है। अब आपने जो मशीन्स खरीदी है वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, तो उसका मतलब कोयला जो रिसोर्स था अब उसकी डिमांड कम हो जाएगी और हो सकता है अब आपके यहाँ डिमांड किसकी हो जाए, इलेक्ट्रिक
कि डिमांड बढ़ जाए। हो सकता है पहले जो मशीन यूज हो रही थी वहां पे लेबर का यूज ज्यादा होता था, मैनुअल लेबर ज्यादा यूज होती थी। अब आपने फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन खरीद लिया जिसकी वजह से नंबर ऑफ लेबर जो है उनको बहुत सारे एम्प्लॉइज को आपको हटाना पड़े, तो मेजर चेंजेस आ सकते हैं स्ट्रेटेजी से। टू अफेक्ट ऑपरेशनल डिसीजन, इसका मतलब क्या है कि जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो जो डिसीजन मेकिंग आपके यहाँ चल रही है, जिस तरीके की चल रही है, जो काम जिस बंदे को हमने दिया, हो सकता है वो काम हम उससे छीन लें और दूसरे बंदे को दे दें। हमें लगता है पहले वाले बंदे से ज्यादा अच्छा काम दूसरा वाला बंदा कर सकता है। टू क्रिएट कोर कॉम्पिटेंसीज, स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर कोर कॉम्पिटेंसी का पॉइंट भी आपको दिखाई दे। अब कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है कि जो काम हम कर रहे हैं, जो चीज हम कस्टमर को दे रहे हैं, सिर्फ हम ही दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा। सपोज करते हैं किसी बच्चे ने हमसे क्लासेस खरीदी कॉस्ट अकाउंटिंग की या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की या OMSM की, तो सारे लोग क्या करते हैं, जब अटेम्प्ट होता है वहां तक की वैलिडिटी देते हैं। लेकिन हमने क्या सोचा, यार बच्चे को 1 महीने 2 महीने की वैलिडिटी एक्स्ट्रा दो सेम प्राइस में। अब हम क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा, सिर्फ हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, हमें लगता है कि जो इंस्टीट्यूट का एग्जाम है वो पोस्टपोन हो सकता है ड्यू टू कोविड, तो ऐसे में बच्चे से हम एक्स्ट्रा वैलिडिटी चार्जेस क्यों मांगे या बच्चे को क्यों तकलीफ दें। उसके माइंड में साइकोलॉजी रहेगा, यार मेरा एग्जाम तो 31 दिसंबर तक होगा या दिसंबर अटेम्प्ट है, मेरी वैलिडिटी 31 तक ही रहेगी, और उसके दिमाग में टेंशन रहेगी, यार कल को 31 की जगह जनवरी में पेपर चले गए या फरवरी में चले गए तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। बेचारा टेंशन में रहता है। तो हमने उसकी टेंशन को खत्म करने के लिए क्या किया, हमने 2 महीने की वैलिडिटी सेम प्राइस पे बच्चों को देना चालू कर दिया। ये कह के कि जो भी बच्चा हमसे क्लास खरीदेगा उसको दिसंबर की जगह 28 फरवरी तक की वैलिडिटी मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेनिफिट सब हम दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा। इसी तरीके से आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा जिसमें मैंने क्या देखा कि जो मोटोरोला कंपनी है वो एक ऐसा मोबाइल लेके आई है लोगों के लिए जिसमें जो पिक्चर क्वालिटी होगी, जब आप फोटो क्लिक करोगे लोगों की तो 200 मेगापिक्सल क्वालिटी देगा आपको। जो आज की कंपनी आप कोई भी देख लेंगे, एप्पल देख लो या कोई भी अदर कंपनी देख लो, सैमसंग देख लो, रेडमी देख लो, कोई भी कंपनी देख लो, वो आपकी 108 मेगापिक्सल तक की सर्विस दे रहे हैं। लेकिन 200 मेगापिक्सल का मतलब जानते हो क्लियरिटी कितनी ज्यादा होगी। तो ये क्वालिटी सिर्फ कौन दे रहा है इस समय, मोटोरोला वाले दे रहे हैं। दैट इज कोर कॉम्पिटेंसी। तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज और कोर कॉम्पिटेंसी में क्या फर्क हुआ, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब क्या हुआ, जो सब दे रहे हैं हम भी दे रहे हैं पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, प्राइस सेम है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कोल्ड ड्रिंक का, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए सपोज करते हैं दुकानदार 100 रुपए की दे रहा है आपको, या 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक 100 रुपए की दे रहा है, मैं भी 100 रुपए की दे रहा हूं, साथ में मैंने एक बिस्कुट का पैकेट फ्री दे दिया। दूसरा केस ऐसा हो सकता है वो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक 100 रुपए में दे रहा है, मैं उसे 98 रुपए में दे रहा हूं, 97 रुपए में दे रहा हूं, 95 रुपए में दे रहा हूं। मतलब क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है, बट मैंने उसे 5 रुपए सस्ता कर दिया या कोई 5 रुपए का गिफ्ट उसको दे दिया, जिससे मेरी सेल क्या हो रही है, बढ़ रही है। वो सामने वाले को छोड़ के मेरी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद रहा है, मुझसे खरीद रहा है। दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। बट वो पर्सन तो सिर्फ मेरे पास ही आ रहा है, दूसरे के पास जा ही नहीं रहा, क्योंकि मैं जो वो प्रोडक्ट बेच रहा हूं वो ऐसा बेच रहा हूं जो किसी और के पास है ही नहीं। जो फीचर्स मेरे प्रोडक्ट में वो कोई और कंपनी अभी तक बना ही नहीं पाई। बात समझ में आ गई। तो इसे हम कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज। नेक्स्ट पॉइंट, जब स्ट्रेटेजी बन जाती है तो बनने के बाद उसके क्या परिणाम होते हैं, कॉम्प्लेक्स इन नेचर। मतलब स्ट्रेटेजी जब बनती है तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती है, जो हो सकता है लोअर लेवल मैनेजमेंट के सर से ऊपर ही निकल जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बातें टॉप लेवल वाले सोच रहे हैं वो मिडिल लेवल या बॉटम लेवल जो है वो भी सोच पाए। तो उसका मतलब जो स्ट्रेटेजी है वो कॉम्प्लेक्स नेचर की भी हो सकती है। अनसर्टेन नेचर का मतलब क्या है, जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो जब हम स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं तो हो सकता है 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, और 6 महीने बाद जब हमने स्ट्रेटेजी बना ली पता चला कि वो स्ट्रेटेजी आज की सिचुएशन के हिसाब से यूजफुल ही नहीं है। समय निकल गया, स्ट्रेटेजी भी बन गई लेकिन वो काम की नहीं है, हम उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, तो वो नेचर में क्या हो गई, अनसर्टेन नेचर हो गई। डिमांड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब बिजनेस में जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी आपके लेवल्स हैं, टॉप लेवल, बॉटम लेवल, मिडिल लेवल, सभी लोगों को मिलजुल के काम करना है, सभी डिपार्टमेंट को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। यदि आपने स्ट्रेटेजी बना ली और यदि 2-3 डिपार्टमेंट मिलकर काम नहीं कर रहे तो आपका काम बीच में क्या होगा, ठप हो जाएगा। ठप होने का मतलब है जैसा आपने सोचा वैसे आपके गोल अचीव आपको नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज चेंजेस इन रिलेशनशिप एंड नेटवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद आउटसाइड। जब स्ट्रेटेजीज बनती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और जो हमारे साथ बिजनेस में जुड़े हुए हैं, जो नेटवर्क हमारे साथ में लोगों के कनेक्ट हैं, हो सकता है उनमें कोई बदलाव आ जाए, वो कुछ फेवरेबल हो सकता है, कुछ अनफेवरेबल हो सकते हैं। तो हमें उन्हें भी क्या करना है, मैनेज करके चलना है, उनको अपने साथ में जोड़ के रखना है। ऐसा ना हो कि वो बंदे हमारे से भाग जाएं या हमारे से टूट जाए या उनका बिजनेस हमारे से छूट जाए। सबको हमें मिलजुल के काम करना है, मतलब उनको जोड़ के रखना है। स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए।
ऑफन इन्वॉल्व चेंज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब स्ट्रेटेजी बनती है तो बहुत सारे चेंजेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी आते हैं। हो सकता है मिस्टर एक्स जैसे हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल कर रखा, हो सकता है कि अब वो उतना कैलिबर ना हो डिसीजन लेने में जितना मिस्टर वाई है, तो हमने एक्स की जगह किसको अपॉइंट कर लिया, वाई को। या हो सकता है कि जो सेल्स मार्केट में हमारे काम कर रहे हैं मिस्टर जेड, हमें लगता है कि वो मार्केटिंग का एक्सपर्ट था, लेकिन अब जो उसकी सोच है वो पुराने जमाने पे ट्रेडिशनल पे, वो नई तरीके से सोच नहीं पा रहा, ऐसे में हमने मिस्टर ए को अपॉइंट कर दिया उसकी जगह। तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें वर्कर्स को बदलना पड़े, टीम लीडर को बदलना पड़े, मैनेजर को बदलना पड़े, एचआर डिपार्टमेंट के हेड को बदलना पड़े। तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से बहुत सारे इंटरनल चेंजेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी आते हैं। तो परिणाम का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेज, जिसका मतलब है स्ट्रेटेजी बनने के बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है स्ट्रेटेजी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब वैसे मैं एग्जांपल से आपको समझा चुका हूं, फिर एक बार यहां पे देख लेते हैं क्या मतलब है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज व्हेन अ सेलर सेल अ प्रोडक्ट दैट इज मोर वैल्यूएबल देन इट्स कॉम्पिटिटर फॉर द सेम प्राइस। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यदि मैं 100 रुपए आपसे ले रहा हूं कोल्ड ड्रिंक के 2 लीटर के, ठीक है जी, यदि मैं 100 रुपए आपसे ले रहा हूं 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक के, और सामने वाला भी 100 रुपए ले रहा है आपसे 2 लीटर के, पर वो आपको बिस्कुट का पैकेट दे रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है कि भाई सामान तो आपको 2 लीटर ही मिल रहा है, पैसे भी 100 रुपए जा रहे हैं, बट आपको 2 लीटर के साथ में एक बिस्कुट का 5 रुपए का पैकेट भी मिल रहा है। बताइए किससे खरीदना पसंद करेंगे? ऑब्वियस है जो मुझे बिस्कुट का पैकेट भी देगा मैं उससे खरीदूंगा। तो यहाँ पर सेम प्राइस में हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 100 रुपए की जगह 105 की मिल रही है। दूसरा, लेस प्राइस देन इट्स कॉम्पिटिटर फॉर द सेम वैल्यू। पहले वाला बंदा आपको 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक 100 रुपए की दे रहा है, लेकिन दूसरा सप्लायर, दूसरा सेलर वही चीज आपको 95 में दे रहा है। अब क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी सेम है, 100 रुपए वाली चीज 100 रुपए में मिल रही है पहले वाले बंदे से, लेकिन दूसरा वाला बंदा 100 रुपए वाली चीज आपको 95 में दे रहा है। 5 रुपए का फायदा है ना, किससे खरीदना पसंद करेंगे? ऑब्वियस है 95 वाले से खरीदेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है जो पर्सन आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है आपको लुभाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सके, ताकि उस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। स्ट्रेटेजी मेनली फोकसेस ऑन गेटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर देयर राइवल्स एंड इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिटेबिलिटी। स्ट्रेटेजी का मेन फोकस क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हासिल करना, प्राप्त करना अपने राइवल्स के अगेंस्ट। मतलब किस तरीके से हम एक ऐसी पॉलिसी बनाए, किस स्ट्रेटेजी बनाए, ऐसे रूल्स बनाए, ऐसी योजना बनाए जिससे हम अपने राइवल्स पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का बेनिफिट दे सके। मतलब उनके कस्टमर हमारे कस्टमर बन जाए, सारे के सारे उनके कस्टमर उनका काम छोड़ के, उनका बिजनेस छोड़ के हमारे पास आ जाए। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, ठीक है जी, जियो कंपनी आपको मान लीजिए 600 रुपए में 30 दिन का रिचार्ज दे रहे हैं, या 90 दिन का रिचार्ज दे रहे हैं, या 50 दिन का दे रहे हैं। वो डिपेंड करता है एमबी के ऊपर, कितने जीबी का डाटा आपको मिल रहा है, रोज कितना यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जियो कंपनी वो आपसे कहते हैं जी आप हमें 600 रुपए दो, हम आपको 84 दिन का डाटा देंगे। दूसरी कंपनी एयरटेल आ गई, वो कहती थी आप हमें भी 600 रुपए दो, लेकिन हम आपको 84 दिन की जगह 90 दिन की वैलिडिटी देंगे, सब कुछ सेम होगा। बताइए आप किसका रिचार्ज कराना पसंद करेंगे? तो ऑब्वियस है आप किसकी तरफ जाएंगे? यदि आपको रिचार्ज कराना है और आपके पास दोनों सिम है, एयरटेल का भी है, जियो का भी है, तो आप ऑब्वियस है एयरटेल का कराएंगे, क्योंकि आपको 84 दिन की जगह 90 दिन मतलब 6 दिन की वैलिडिटी सेम प्राइस में मिल रही है। और दूसरा आप कराओगे नहीं, क्योंकि एक टाइम पे आपको एक ही रिचार्ज की जरूरत है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा मोबाइल जो है उसमें डबल सिम यूज होता है, मैं जियो भी यूज करता हूँ और मैं एयरटेल भी यूज करता हूँ। तो मैंने देखा मुझे एयरटेल सस्ता पड़ता है, तो मैं किसको रिचार्ज करा लेता हूँ? एयरटेल को। यदि मुझे जियो का ऑप्शन मिलता है तो मैं जियो वाला करा लेता हूँ, एयरटेल नहीं कराता। तो एडवांटेज लेना पड़ेगा ना भैया मुझे। नेक्स्ट पॉइंट, इससे कंपनी का प्रॉफिट क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि दूसरे का कस्टमर मैंने छीन के अपना कस्टमर बना लिया। जब मेरे कस्टमर बढ़ेंगे, दूसरे के कस्टमर घटेंगे, तो मेरा प्रॉफिट ऑब्वियस है क्या होगा? बढ़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दो, यानी सब कुछ नहीं लुटाना। ये नहीं कि मेरी जेब में 1000 रुपए रखे हैं तो 1000 रुपए में दे दूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना। थोड़ा मतलब जानते हो ना, जैसे 100 रुपए पे हमने 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट दे दिया, ऐसा नहीं कि 100 रुपए पे मैं 50 रुपए का बिस्कुट का पैकेट दे दूं, इतना तो मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया जितना मैंने उसको दे दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू अट्रैक्ट एंड प्लीज कस्टमर। जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं और अपने राइवल्स के जो कस्टमर है उसे अपना कस्टमर बनाना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के थ्रू, ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ सके, तो उनमें ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कस्टमर को कैसे आकर्षित किया जाए, कैसे उनको खुश रखा जाए। अब खुश रखने का मतलब क्या हुआ? यदि कोई कस्टमर हमारे साथ वाली दुकान से सामान खरीद रहा है, ठीक है, अब हम चाहते हैं वो कस्टमर हमसे सामान खरीदे, तो हमने उस कस्टमर को क्या कहा, भाई साहब आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, आप हमारा फोन नंबर लीजिए, सेम क्वालिटी सेम प्राइस पे हम आपके घर में 10 मिनट में सप्लाई कर देंगे।
अब कस्टमर ने क्या किया, मेरा नंबर लिया और मुझे फटाफट से फोन करके ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा जी फोन भी करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे मुझे भेजो, आपका टाइम सेव है, आपके घर पे फटाफट से 10 से 15 मिनट में सामान पहुंच जाएगा। इससे क्या हुआ कि मैंने साथ वाले का कस्टमर छीन लिया और कस्टमर को खुश भी कर दिया। कैसे? मैंने उसको होम डिलीवरी फ्री वाली प्रोवाइड कर दी। मैंने एक बंदे को अपॉइंट कर लिया, उसे 10,000 रुपये महीना देता हूं और पूरे दिन के लिए मैंने उसको कह दिया भाई जहां जहां मेरे को ऑर्डर मिलेंगे तेरे को सप्लाई करके आना है, तेरे को 10,000 रुपये मिलेंगे, तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वो 10,000 रुपये मेरा खर्चा जरूर बढ़ा, लेकिन उससे मेरी महीने की जो सेल है वो 5 लाख रुपए बढ़ गई, जिसपे मुझे 20% प्रॉफिट 1 लाख रुपए होता था। अब 1 लाख का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मुझे सिर्फ 10,000 रुपये तो खर्च करने पड़े, साथ में मेरा 90,000 रुपये क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया। बात समझ में? हाउ टू कम्पीट अगेंस्ट राइवल, मुकाबला कैसे करें। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया भाई कैसे मुकाबला किया जाए। हम एक्स्ट्रा गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे 100 रुपए पे हमने 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट दे दिया, ठीक है जी। या मान लीजिए कोई बच्चा हमसे सामान खरीदने आ रहा है, हमने देखा यार उसने हमसे 100 रुपए का सामान खरीदा, मैंने देखा बच्चे को बिस्कुट इतने पसंद नहीं है जितनी उसको चॉकलेट पसंद है, मैंने उसको 2 रुपए वाली चॉकलेट दे दी। अब वो क्या करेगा, अगली बार जब सामान दोबारा खरीदने आएगा तो साथ वाले के सामान पे उसको 100 रुपए में 100 रुपए का ही सामान मिलता, कोई गिफ्ट नहीं मिलता, बट मैंने क्या किया 2 रुपए की चॉकलेट अलग से दे दी, ताकि वो बंदा नेक्स्ट टाइम भी मेरे पास आए और उसके जान पहचान के जितने भी यार दोस्त होंगे वो सारे के सारे मेरे पास आएंगे। हाउ टू पोजिशन द कंपनी इन द मार्केट प्लेस, मतलब हम अपनी जो सिचुएशन है, जो हमारी पोजिशन है वो मार्केट में हम कैसे स्टैब्लिश करें, उसको स्थापित करें। हाउ बेस्ट टू रिस्पॉन्ड द चेंजिंग इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशन, मतलब मार्केट की जो कंडीशन है उसमें यदि कोई बदलाव आ रहा है तो हमें उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब आपने देखा भाई कोविड के टाइम पर जगह जगह लॉकडाउन हो गए, ऐसे में हमारा काम क्या हो गया, काफी फर्क पड़ गया। तो उस केस में हमने क्या किया, मार्केट में पेन ड्राइव क्लासेस निकाल दी। हमने कहा भाई लोग फेस टू फेस तो क्लास लेने नहीं आएंगे, तो ऐसे में हमारा क्या होगा, बिजनेस ठप हो जाएगा और साथ में बच्चों का नुकसान होगा, वो एजुकेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि पेपर तो ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं और वो पढ़ेंगे कैसे। तो उसके लिए हमने क्या किया, पेन ड्राइव क्लासेस निकाल दी, घर बैठे बैठे पढ़ो और जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप व्हाट्सएप पे हमसे स्क्रीनशॉट भेजकर पूछ सकते हो। हमने टाइम भी फिक्स कर दिया कि भाई ये आपका टाइम है, आप इस टाइम पे हमसे अपने क्वेश्चन पूछिए। तो इस तरीके से हम बेनिफिट ले लेते हैं। हाउ टू कैपिटलाइज एन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी टू ग्रो द बिजनेस, कई बार क्या होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती है और हम उसको यदि सही समय पे ग्रैब कर गए तो इससे हमारा बिजनेस क्या हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, सपोज करते हैं कोई बच्चे ने मेरे से कहा सीए कर रहे हैं, या मान लीजिए सीएमए कर रहे हैं, या मान लीजिए बीकॉम कर रहे हैं। अब बीकॉम वाले जो बच्चे होते हैं आपको पता ही है कि पूरे साल तो पूरा डिटेल में कोर्स कंप्लीट करते नहीं है। वो कहते जी हमें 10 चैप्टर आ रहे हैं, 5 चैप्टर ऐसे बताइए जिनको पढ़ के हम पास हो जाए और उनसे रिलेटेड हमें वीडियोस प्रोवाइड कर दो ताकि कम पढ़ के हम अच्छे नंबर से पास हो जाए। अब मेरे पास मान लीजिए पहले दिन एक फोन आया, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भाई मैं तो बीकॉम पढ़ाता नहीं। फिर मेरे पास अगले दिन 3-4 बच्चों का फोन आया, वो भी वही मेरे से करे सर बीकॉम के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग दे दो। मैंने कहा बेटा सीए की कॉस्टिंग ले लो या सीएमए की क्लासेस ले लो। वो कहते सर ये तो बहुत डिटेल में आप पढ़ा रहे हो, इतना तो हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें तो बीकॉम पास करना है। अगले दिन फिर मेरे पे 5-6 लोगों का फोन आ गया। मैंने क्या देखा यार, मार्केट बीकॉम वालों की भी काफी बड़ी है, क्यों ना मैं सेलेक्टेड चैप्टर्स की वीडियो बनाकर कुछ ऐसे क्वेश्चंस लूं जो पास एग्जाम के पेपर के बेस पर हों। मैंने देखा कि जो बीकॉम के एग्जाम आते हैं उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज होती है। मैंने क्या किया, पिछले 10 साल के सैंपल पेपर लिए और सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्या कर दिए, बच्चों को सॉल्व करा के फास्ट ट्रैक बेसिस पे दे दिया। और मैंने क्या देखा, इससे मेरी जो सेल है वो मान लीजिए 5 लाख रुपए की बढ़ गई। इसे हम कहते हैं हाउ टू कैपिटलाइज एन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी टू ग्रो द बिजनेस। बात समझ में आई सबको? चलिए, तो पहला जो पॉइंट था स्ट्रेटेजिक, आपका जो मैनेजमेंट है उसमें है स्ट्रेटेजी, वो पॉइंट आपका खत्म हुआ।